सीआरपीसी में प्रोविजन फॉर अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड इन द कोर्ट, उसकी प्रोविजंस सीआरपीसी में जो चल रहे हैं उस पर मैंने लेक्चर मेरा कंटिन्यू है। और सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स के प्रोविजंस के डिस्कशंस करने हैं। 74 तक पिछले लेक्चर में हो चुके हैं, तो आज हम देखते हैं कि 74 ऑनवर्ड्स क्या प्रोविजंस लॉ में किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, यानी कि वारंट के सब्सटेंस क्या होंगे, वारंट में क्या लिखा जाएगा, या वारंट की सूचना क्या दी जाएगी। तो इसके संबंध में प्रोविजन ये है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show in the warrant। यानी कानून ये प्रावधान करता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर उस वारंट को लेकर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएगा, तो उस वारंट के सब्सटेंस को, उसके सार को वो उस व्यक्ति को बताएगा जिसको कि अरेस्ट किया जाना है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे वो वारंट दिखाया भी जाएगा। आमतौर पर कई बार कोई व्यक्ति रजिस्ट करता है और वो कहता है कि नहीं आप वारंट दिखाइए, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर के पास वो वारंट होना चाहिए और वो वारंट उसको दिखा सके। अगर वो वारंट नहीं दिखा सकता है तो उसे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इन केस अगर पुलिस किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अरेस्ट करके ले भी आती है, तो ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में प्रोविजन है हैबियस कॉर्पस के राइट को फाइल करने का। तो बिना किसी वारंट के या बिना किसी जस्टिफिकेशन के अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो ये इलीगल डिटेंशन है, और इलीगल डिटेंशन को आर्टिकल 32 में राइट टू हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत पिटीशन फाइल करके किया जा सकता है। इसके पहले के जो अरेस्ट के प्रोविजंस पे हमने लेक्चर दिए थे, उसमें भी आपने देखा था कि अरेस्ट करने के एक प्रोसीडिंग्स बनी हुई है जिसमें विदाउट वारंट और विद और वारंट दो तरह की कंडीशंस है। विदाउट वारंट हीनियस क्राइम में पुलिस को सो मोटो राइट मिल जाता है, लेकिन उसके ग्राउंड्स हैं, जो ग्राउंड की हमने चर्चा की थी पहले भी, आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि आइदर कंप्लेंट हैज बीन लॉज्ड और एफआईआर, या रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो पुलिस के पास, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, या पुलिस के सामने ही वो ऑफेंस किया हो। ये तीनों कंडीशंस हैं, तभी पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज पुलिस को कंसर्निंग मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है, और वारंट अगर लेगा तो वारंट कंडीशन में क्या क्या स्थितियां होंगी, ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये समन के अगेंस्ट है, समन पे जब व्यक्ति नहीं होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट किया जाता है, उस कंडीशन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कंडीशन जिसमें कि पुलिस ऑफेंस के अंडर में अरेस्ट करती है। यहाँ पर कोर्ट में अपीयरेंस के लिए है, तो वहाँ अगर समन तामील हो गया और समन तामील होने के बाद भी वो जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे उसकी जो पहले बेल ली गई है, यानी जब वो फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया होगा एफआईआर पर या कंप्लेंट पर, और उसने बेल प्लीड किया होगा और बेल हो गया होगा और वो अपने घर पे होगा, और केस रीओपन होने के बाद जब उसे कोर्ट में अपीयर होना है, उस कंडीशन में उसे अपीयर होने के लिए समन इशू किया जाता है, और समन पर वो हाजिर नहीं होता है तो उसकी जो प्रीवियस बेल है वो कैंसिल कर दी जाती है। और ऐसे कंडीशन में फर्स्ट वो बेलेबल ऑफ वारंट होता है और फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है। तो यहाँ पर जो वारंट है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस जब वारंट लेके जाएगी तो उसे वारंट के समरी को उस व्यक्ति को बताएगी जिसे अरेस्ट किया जाना है, और अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसे वारंट दिखाया जाए तो पुलिस उसे वो वारंट दिखाएगी। सेक्शन 76 के प्रोविजन है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी
ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो ये प्रोविजन जो प्रॉपर अरेस्ट के प्रोविजन है उसमें भी आपने देखा है कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे विद इन 24 आवर या एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि पूरे क्रिमिनल जस्टिस में जो पुलिस है वो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के कोर्ट के बीच में काम करती है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को ज़्यादा समय तक डिटेन करने के लिए कोई पावर नहीं है जब तक कि उसे कोर्ट के थ्रू उसे रिमांड पर न दिया गया हो। तो इसलिए द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 एज टू सिक्योरिटी, यानी अगर उसे सेक्शन 71 आप पढ़ चुके हैं जहां पर कि पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो बेलबॉन्ड या मुचलके पर, जो चालू भाषा है प्रैक्टिकली वो मुचलका वर्ड है, तो मुचलके पर रिहा कर देने का भी अधिकार है पुलिस को अगर वो बहुत पेटी ऑफेंसेस है 2 साल या 3 साल की सजा से दंडित, तो वहां पर पुलिस मुचलके पर छोड़ देती है इस गारंटी पर कि वो निश्चित तारीख पर कोर्ट पे हाजिर हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है? जब वो वेलेबल ऑफेंस हो। तो इस कंडीशन को छोड़कर विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट। तो इसका हिंदी वर्जन है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेक्शन 71 के प्रतिभूति संबंधी निबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। यानी सिंपल सी बात है, जब वारंट के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को तो विदाउट एनी डिले वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी जिस मजिस्ट्रेट के साथ के द्वारा वो वारंट इशू किया गया है। एक प्रोविजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट डिले शैल नॉट इन एनी केस exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। और ये जो डिले है वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 24 घंटे से ज़्यादा होने पर एग्जम्पशन क्लॉज मिलता है सिर्फ उस कंडीशन में जबकि जो जर्नी पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो। तो जर्नी पीरियड का जो डिस्क्रिप्शंस है वो मैं अरेस्ट के प्रोविजन डिस्कस करते समय आपको बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया था इसको, और ये भी बताया था आपको कि किसी ज़माने में जब ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन नहीं थे और जो थानों का जो सेक्शन होता था काफ़ी बड़ा होता था, वैसे कंडीशन में गांव देहात में अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो कई बार ये पॉसिबल होता था कि 24 आवर विद इन 24 आवर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता। और अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं तो ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर फिर भी काफ़ी आवागमन साधन उपलब्ध हैं और पहले भी थे। अब तो गाड़ी मोटर वगैरह है, पहले ये नहीं था तो बैलगाड़ियाँ होती थी, नहीं तो पहले घोड़े होते थे या फिर जो मुलजिम है उनको गधे पर बैठा के लाया जाता था। लेकिन जो बहुत दूर दराज का एरिया है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहाँ पर कई बार 24 आवर से ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि पहाड़ी से उस पार भी जाना है अगर तो पूरी चक्कर घूम के जाना पड़ता है। तो मैं रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ जैसे नागालैंड, मिजोरम वगैरह है या फिर जो तराई के क्षेत्र हैं, इन एरियाज में कई बार जर्नी पीरियड में 24 आवर से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो अगर वो पीरियड केवल है उसको एग्जम्प्टेड है, अदरवाइज विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। नेक्स्ट सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, यानी वारंट कहाँ पर निष्पादित किया जा सकता है। 77 प्रोवाइड ये करता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो चूंकि भारत के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है तो भारत के मजिस्ट्रेट का जो जुरिसडिक्शन है तो पूरे भारत में ही है, इसलिए पूरे भारत में कहीं पर भी उस वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये भी रिमाइंड हो जाना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति
उस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन से बाहर चला गया है, जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू किया गया है, तो उस कंडीशन में पुलिस को क्या पावर है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और वहां पर किस तरह से वो वारंट एग्जीक्यूट किया जाएगा और पुलिस को क्या पावर है, ये हम अरेस्ट के प्रोविजन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें दोबारा से इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 78 प्रोवाइड करता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। तो 77 में आपने देखा कि विद इन इंडिया, और 78 आउटसाइड इंडिया इसकी बात करता है, या आउटसाइड जुरिसडिक्शन की बात करता है, जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया उसके जुरिसडिक्शन से बाहर। तो 78 में दो सब क्लॉजेज है। फर्स्ट सब क्लॉज ये प्रोवाइड करता है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction is it to be executed, and the executive magistrate or district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable, cause it to be executed in the manner herein before provided। यानी इसका क्लियर मतलब ये है कि जिस मजिस्ट्रेट के थ्रू वो वारंट इशू किया गया है, उसके बाहर, उसके जुरिसडिक्शन से बाहर अगर उसे एग्जीक्यूट किया जाना है, जैसे मान लीजिए कि अजमेर नॉर्थ के मजिस्ट्रेट के थ्रू वो वारंट इशू किया गया, और वो जिसके अगेंस्ट इशू किया गया वो अजमेर नॉर्थ के जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है, तो वहां पर ऐसा वारंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंतर्गत पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है। भले ही जो मजिस्ट्रेट है उसके जुरिसडिक्शन, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 मजिस्ट्रेट होते हैं तो उसके जुरिसडिक्शंस बटे हुए हैं, लेकिन जो एसपी है उसका पूरा जुरिसडिक्शन होता है, तो वहां पर वो उस एसपी के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी जुरिसडिक्शन में है तो फिर सिंपली एसएचओ के थ्रू ही वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। और डिटेल प्रोविजन एज वर्बेटम, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसके अधिकारिता स्थानीय सीमा के अंदर उसका निष्पादन किया जाना। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त। तो अगर डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो गया लेकिन एक ही कमिश्नरी है तो नेचुरली पुलिस आयुक्त को भेजा जा सकता है, कमिश्नर के अंडर में 5 जिले आते हैं। लेकिन अगर जिला बदला नहीं है लेकिन जुरिसडिक्शन केवल चेंज हुआ है तो वहां पर केवल एसपी के थ्रू या सीआई के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, क्योंकि सीआई के अंडर में 5 थाने होते हैं और एसपी के अंडर में पूरे जिले के सभी थाने होते हैं। तो जैसा जुरिसडिक्शन है उस जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी थाने का जुरिसडिक्शन, फिर सीआई का जुरिसडिक्शन, और उसके बाद एसपी का जुरिसडिक्शन, और एसपी के जुरिसडिक्शन से ऊपर फिर कमिश्नर का जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पे ये देखना है कि किस जुरिसडिक्शन के थ्रू, किस मजिस्ट्रेट के थ्रू वो वारंट इशू किया जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो किस जुरिसडिक्शन के अंतर्गत है, उस हिसाब से उसकी हायरार्की तय होगी। तो ये प्रोविजन है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। एनीवे, तो उसका वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना पृष्ठांकन करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व वंदित रीति से कराया जाएगा। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है बाई पोस्ट। तो बाई पोस्ट जनरली तब किया जाता है जबकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है, तो वहां पर फिर वो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, अगर मान लीजिए कि दूसरे स्टेट में जाना है तो वहां पर फिर वो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास से जब निकलता है तो एसएचओ के माध्यम से एसपी के यहाँ जाएगा और एसपी के यहाँ से फिर दूसरे स्टेट के एसपी के यहाँ जाएगा और फिर वहां से वो कंसर्निंग थाने के माध्यम से वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो इस तरह की एक चैनल बनी हुई है जहां पर कि स्टेट चेंज होता है
तो लोकल जुरिस्डिक्शन वाला अपने सबसे सीनियर हेड ऑफिसर को भेजता है और फिर सीनियर हेड ऑफिसर से सीनियर हेड ऑफिसर के पास वो पोस्ट जाती है और उसके बाद उसी तरह से नीचे वो सर्कुलेट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अजमेर के एक एसएचओ कर्नाटक के किसी पर्टिकुलर एसएचओ को डाक द्वारा भेज दे वारंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 78 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का साथ ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। क्योंकि आप पहले इससे प्रोविजन पढ़ चुके हैं कि जहां पर केस इस ढंग का हो कि जो पुलिस अरेस्ट करने जा रहा है पुलिस अधिकारी, वो अगर उसको मुचलके पे रिहा कर सकता है तो ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट साथ में देता है। तो सेम चीज, और किस कंडीशन में देगा और किस कंडीशन में नहीं देगा इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वो हीनियस क्राइम है या सिंपल क्राइम है। हीनियस क्राइम अगर है तो मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा सामान्य तौर पर, और अगर वो पेटी ऑफेंसेस है या पनिशमेंट विद 3 इयर्स तक की है तो वहां पर किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ इंटेंशन है तो जब दूसरे जुरिस्डिक्शन में वारंट इशू किया जाएगा तो उसके साथ वो अथॉरिटी भी साथ में वो मजिस्ट्रेट भेजेगा, ताकि वहां पर जब पुलिस अधिकारी उसे वारंट अरेस्ट करने जाता है और अगर फिजिबल नहीं है या कोई वो व्यक्ति सामान्य तौर पर तैयार हो जाता है कि हम निश्चित तिथि को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश हो जाएंगे, क्योंकि समन की नॉलेज उसे नहीं थी, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी उसे मुचलके पर रिहा कर देगा, यानी उसे वारंट एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद उसकी प्रतिभूति या सिक्योरिटी ले लेगा और निश्चित तारीख को कोर्ट में हाजिर होने के लिए पाबंद करके आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उस तारीख को कोर्ट में नहीं आता है तो उसके बाद फिर उसे पुलिस निश्चित तौर पर अरेस्ट करके ले जाएगी और उसका बेल भी नहीं होगा। तो इसलिए सामान्य तौर पर एक सिंपल आदमी तो ऐसा नहीं करता है, हार्डकोर क्रिमिनल की बात अगर हम छोड़ दें तो। नेक्स्ट, सेक्शन 79, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। ये ऊपर वाले से के साथ ही इसको पढ़ना है कि जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन पर एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टेड किया गया पुलिस ऑफिसर को, तो उसके साथ पुलिस ऑफिसर के लिए और क्या प्रोविजंस हैं। 79 सब क्लॉज 1, when a warrant directed to a police officer to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant to be executed। यानी जिस ऑफिसर को दिया गया एक्सिक्यूट करने के लिए और जहां पर एक्सिक्यूट किया जाना है वो जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो अपने हल्के के पुलिस अधिकारी के एंडोर्समेंट के बिना वो नहीं जाएगा। या हिंदी वर्जन इसका पूरी तरह से ये है कि जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि अजमेर नॉर्थ के मजिस्ट्रेट ने कोई वारंट इशू किया और वो वारंट एक्सिक्यूट कहाँ किया जाना है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट इशू किया है वो व्यक्ति जयपुर के सिविल लाइन थाने में रहता है, तो वो वारंट अजमेर के जिस पुलिस अधिकारी को दिया गया एक्सिक्यूट करने के लिए वो पुलिस अधिकारी जब जयपुर के पुलिस अधिकारी को भेजेगा तो वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी, अगर मान लीजिए अजमेर का पुलिस अधिकारी जा रहा है तो वहां पर जो सिविल लाइन थाना है उस थाने के एसएचओ के एंडोर्समेंट के बाद ही वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अजमेर का पुलिस अधिकारी अचानक से यहाँ का वारंट लेके जाए और चुपचाप उसको अरेस्ट करके चला आए। वहां के लोकल जो थाना अधिकारी है उसे इन्फॉर्म करना बेहद जरूरी है, और उसमें तीनों हेड्स दिए गए हैं, या तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू
एक्टिव मजिस्ट्रेट के को नॉलेज मिला है उसका एंडोर्समेंट करा है, या एसपी का करा है, या फिर लोकल थाने के जो एसएचओ है उसका एंडोर्समेंट करा है। बिना एंडोर्समेंट के जुरिसडिक्शन से बाहर दूसरे जुरिसडिक्शन के किसी व्यक्ति को वारंट के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन सेक्शन 79 सब क्लॉज 1 का है। इसके बाद के प्रोविजन 79 सब क्लॉज 2 एंड ऑनवर्ड्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।